नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 फरवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मुर्गी फार्म के लिए 60 दिन के भीतर मिलेगी मंजूरी, तो वहीं देसी गाय व मुर्रा भैंस के लिए 180 दिन में मिल सकेगा लोन। हरियाणा में 9वीं और 11वीं कक्षाओं की परीक्षाओं का शेड्यूल हुआ जारी, तेज हुई तैयारियां। रोहतक में 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां तेज, किसान संगठनों ने झोंकी ताकत, भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का किया विरोध। भैंस राजधानी कुरुक्षेत्र मेले में रचा इतिहास, मिल्क ब्यूटी और ब्रीड चैंपियन बनी, सीएम ने दिए 3,01,000 रुपए। भारतीय सेना में बिना परीक्षा दिए लेफ्टिनेंट बनने का सुनहरा अवसर, 17 फरवरी तक भेजे आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में कक्षा 1 से 8वीं तक मार्च में होने जा रही है वार्षिक परीक्षा। फरीदाबाद सूरजकुंड मेला हादसा, 2 लोग गिरफ्तार, इंस्पेक्टर को शहीद के दर्जे के साथ 1 करोड़ रुपए मुआवजा, तो वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, फाल्गुनी मेले के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। अंबाला की धरती पर बनेगा ऐतिहासिक शहीदी स्मारक, मिलेगी वीर शहीदों के बलिदान की पूरी जानकारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन का मलेशिया दौरा कर वापस लौटे। मोदी बोले, आतंकवाद के बारे में हमारा संदेश स्पष्ट, कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम तेजी से बदलने लगा है। राज्य में दिन का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। दिन के बढ़ते तापमान ने फरवरी की शुरुआत में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास करा दिया है। हालांकि सुबह और शाम गुलाबी ठंड होती है। दिन और रात के बीच का यह अंतर स्वास्थ्य के हिसाब से खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि सुबह और शाम की ठंड और दोपहर की गर्मी वायरल बीमारियों का कारण बन सकती है। भिवानी में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये बढ़ते तापमान आने वाले दिनों में जल्द गर्मी के संकेत दे रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई है। 9 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर रात से ही देखने को मिलेगा और 10 फरवरी को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद फिर मौसम में परिवर्तन होगा और रात के तापमान में गिरावट आएगी। बढ़ती गर्मी और शुष्क हवाओं के कारण फसलों को बचाने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेतों में हल्की सिंचाई करें, तो वहीं सब्जियों और बरसिम की कटाई भी दोपहर के बाद ही करें, ताकि ओस सूख जाए और उनमें सड़न ना हो। कुरुक्षेत्र मेले में चल रहे पशुधन प्रदर्शनी और मेले में हांसी जिले के गांव सिंगवा खास के पशुपालक ईश्वर सिंगवा की मुर्रा भैंस राधा रानी ने इतिहास रच दिया है। राधा रानी ने हरियाणा में पहली बार एक साथ मिल्क ब्यूटी और ब्रीड चैंपियन का दोहरा खिताब अपने नाम किया है। पशुधन प्रदर्शनी में निर्णायक कमेटी ने राधा रानी का मूल्यांकन दूध उत्पादन, शारीरिक बनावट, नस्लीय विशेषताओं और संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार पर किया है। सभी मानकों पर खरा उतरते हुए राधा रानी ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले राज्य में कोई भी पशु ने इन दोनों कैटेगरी में टॉप नहीं किया है। मेले के पुरस्कार वितरण समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी ने राधा रानी को 3,01,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। सीएम ने ईश्वर सिंगवा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे पशुपालक प्रदेश की पशुधन संपदा को नई पहचान दे रहे हैं। उन्होंने उन्नत नस्लों के संरक्षण और संवर्धन से दुग्ध उत्पादन तथा किसानों व पशुपालकों की आय में वृद्धि होने की बात कही। मुख्यमंत्री के समक्ष आयोजित रैंप शो में राधा रानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब जीता। ईश्वर सिंगवा ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, वैज्ञानिक देखभाल और संतुलित आहार को दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल गांव सिंगवा खास बल्कि पूरा हांसी क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। इस जीत से पशुपालकों में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार भी हुआ है। हरियाणा सरकार ने राज्य में पशुपालन और मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है। सरकार ने ये कदम उन लोगों के लिए उठाया है जो पशुपालन को ही अपना रोजगार और आय का साधन बनाना चाहते हैं। इससे किसान एवं युवा जल्दी से जल्दी व्यापार शुरू कर सकेंगे और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नई सुविधाओं के अंतर्गत मुर्गी फार्म शुरू करने के लिए अब आवेदन मिलने के 60 दिनों के अंदर स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। वहीं पशुपालकों को देसी गाय और मुर्रा भैंस खरीदने के लिए लोन भी मिलेगा और ये लोन 180 दिन में ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिससे कि किसान एवं उद्यमी समय पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। जारी आदेश के अनुसार हाईटेक डेयरी, अनुसूचित जाति के लोगों को पशुधन इकाई स्थापित करने और सुअर अथवा भेड़ बकरी पालन के लिए 100 दिन के अंदर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए पशुपालन विभाग की 7 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है। देश के कुल उत्पादन में 36% दूध हरियाणा में उत्पादन होता है। इसके लिए प्रत्येक गाँव में सहकारी समिति खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए पशुओं में जीनोमिक चिप लगाने का काम भी शुरू किया गया है, ताकि पशुओं में होने वाली बीमारियों की जानकारी मिल सके।
हरियाणा में 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से राज्य में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुताबिक कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 16 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है, तो वहीं 13 मार्च तक चलेगी, जबकि कक्षा 9वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा के संचालन के तहत सभी अधिकारियों को प्रश्न पत्रों की सीलबंद पेटियां लेने के लिए इसी महीने में भिवानी मुख्यालय पहुंचना होगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को 12 और 13 फरवरी को भिवानी पहुंचना है। पेपर वाले दिन प्रश्न पत्रों को खंड शिक्षा अधिकारी की देखरेख में बांटा जाएगा। ब्लॉक लेवल पर सीलबंद पैकेट विद्यालय प्रबंधकों को दिए जाएंगे। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने जल्द ही मतदाता सूची राज्य चुनाव आयोग के पास भेजेगा। राज्य चुनाव आयोग ने ईसीआई को मतदाता सूची उपलब्ध करवाने की मांग की थी। सूत्रों का कहना है कि ईसीआई ने मांग स्वीकार कर ली है और जल्द ही मतदाता सूची राज्य चुनाव आयोग को सौंप दी जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों को दूर करने के बाद चुनाव का शेड्यूल घोषित हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि फरवरी महीने के आखिर तक तारीख तय हो सकती है। चुनाव अप्रैल में ही संभव होंगे। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव होने हैं और रेवाड़ी सहित कुछ नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने हैं। कुछ जगह उपचुनाव भी करवाए जाने हैं, जिसको लेकर राज्य चुनाव आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं की सूची मांगी गई है। इन नामों पर मंथन किया जाएगा। पार्टी के नेताओं के साथ भी नामों को लेकर मंथन होगा, ताकि सबकी सहमति से प्रत्याशी का चयन हो सके। उसके बाद ही नाम फाइनल किए जाएंगे। उधर दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर 12 फरवरी को रोहतक में पार्टी की बैठक बुलाई है। तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। साथ ही पार्टी के नाम जो कुछ भी आए हैं उन नामों पर मंथन होगा। खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खाटू श्याम धाम पर आयोजित होने वाले वार्षिक फाल्गुनी मेले पर श्रद्धालुओं के अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है। भारतीय रेलवे के इस फैसले से हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से खाटू श्याम मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन नंबर 09633 रेवाड़ी रिंगस एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 20 से 28 फरवरी तक रोजाना रात 10:50 पर रेवाड़ी से रवाना होकर रात 1:45 पर रिंगस पहुंचेगी। यहाँ से आप टैक्सी या ऑटो के जरिए खाटू श्याम मंदिर पहुंच सकते हैं, जो कि कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09634 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक रोजाना रात 2:05 पर रिंगस से रवाना होकर सुबह 5:10 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। बीच रास्ते में ट्रेन दोनों दिशाओं में अटेली, नारनौल, डाबला, नीम का थाना, कावट और श्री माधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। वहीं ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी रिंगस एक्सप्रेस ट्रेन 20 से लेकर 28 फरवरी तक रोजाना रेवाड़ी से सुबह 11 बजे रवाना होकर दोपहर बाद 2:20 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09638 रिंगस रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 20 से 28 फरवरी तक रोजाना दोपहर 2:55 पर रिंगस से रवाना होकर शाम 6:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। बीच रास्ते में ट्रेन दोनों दिशाओं में कुंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डावला, माउंडा, नीम का थाना, कावट व श्री माधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। ट्रेन नंबर 09733 जयपुर भिवानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 16 से 28 फरवरी तक संचालित होगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09734 श्रद्धालुओं को जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 16 से 28 फरवरी के बीच संचालित होगी। दोनों ही दिशाओं में ये ट्रेन रिंगस स्टेशन पर ठहराव करती हुई जाएगी, जिसका सीधा फायदा खाटू श्याम श्रद्धालुओं को पहुंचने वाला है। अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। आप बिना परीक्षा दिए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। आपको बता दें कि सेना में जज, एडवोकेट जनरल यानी जज बनने के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। लो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार 27 फरवरी तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि मात्र यूजी व पीजी के अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है। यदि आपका चयन इसमें हो जाता है तो आपको 12 से 17 लाख रुपए सालाना पैकेज मिल सकता है। चयनित उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 49 हफ्तों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट रैंक पर नियुक्ति दी जाएगी। इस भर्ती में महिलाओं को भी स्थानीय कमीशन मिलता है। इसके लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से LLB जो कि 3 से 5 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए, न्यूनतम 55% अंक अनिवार्य है और डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु की बात करें तो 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए, न्यूनतम 55% अंक अनिवार्य है और डिग्री
डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए व उम्मीदवार अविवाहित होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB इंटरव्यू होगा, जो कि 5 दिनों का होगा। यह प्रक्रिया 2 चरणों की होगी। इसमें उम्मीदवार की कानूनी समझ, तर्क क्षमता, नेतृत्व गुण और अनुशासन की परख होगी। स्टेज 2 में मनोवैज्ञानिक टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर जज एडवोकेट जनरल के बारे में बात करें तो यह भारतीय सेना का कानूनी अधिकारी होता है। जज का काम कोर्ट मार्शल, कोर्ट कानून, अनुशासनात्मक मामलों, मानवाधिकार और प्रशासनिक फैसलों में सेना को कानूनी सलाह प्रदान करना होता है। आवश्यकता होने पर इनकी पोस्टिंग फील्ड में भी हो सकती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पहली से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अनुसार मार्च 2026 में आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के मुख्य विषयों की परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेंगी। मुख्य परीक्षा में भाषा, गणित और पर्यावरण विषयों को शामिल किया गया है। छठी से लेकर 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों की परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेंगी। इस परीक्षा में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषय शामिल होंगे। शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि परीक्षा तय समय पर पूरी कर जल्द नतीजे घोषित किए जाएं, ताकि अगले सेशन की तैयारियां शुरू हो सके। परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए परीक्षा अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को कहा है कि परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपूर्ण की जाएं और विद्यार्थियों और अभिभावकों को समय रहते जानकारी दी जाए। इसके अतिरिक्त परीक्षा के लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आजादी की पहली लड़ाई में शहीद होने वाले वीरों के सम्मान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक तैयार किया जा रहा है। यह स्मारक उन सब शहीदों को समर्पित होगा जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना बलिदान दिया था। इस स्मारक में आने वाले हर व्यक्ति और पर्यटकों को स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानियां और वीर शहीदों के बलिदान के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही स्मारक में आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई, अनसंग वीरों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति कैसे दी, इन सब का वर्णन भी किया गया है। इस शहीद स्मारक में उन सभी शहीदों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस स्मारक में डिजिटल प्रदर्शनी और ऑडियो अनुभवों के लिए स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं को हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में दर्शाया गया है। इससे इतिहास को समझने का एक नया आधुनिक अनुभव मिलेगा। यह शहीद स्मारक आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनने के लिए साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंबाला का यह ऐतिहासिक स्थान, जहाँ 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी फैली थी, अब एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान बनाएगा। हरियाणा सरकार प्रदेश की खेल नीति और खिलाड़ियों के दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिले पदकों का जिक्र करते हुए अक्सर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बात करें तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। करीब 1 साल पहले खेल ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कोचों के मानदेय में वृद्धि, खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाने और 500 नई खेल नर्सरियां शुरू करने की 3 बड़ी घोषणाएं की गई थी, मगर आज भी ये तीनों घोषणाएं फाइलों में ही दौड़ रही है। खेल विभाग के अधिकारी और खेल मंत्री बार बार जल्द शुरू होने का भरोसा देते हैं, लेकिन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अप्रैल 2025 से संचालित 1500 खेल नर्सरियों में 500 सरकारी और 1000 के करीब निजी संस्थाओं व पंचायतों द्वारा संचालित हैं। निजी नर्सरियों के प्रशिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन और खिलाड़ियों की बढ़ी हुई डाइट मनी अभी तक जारी नहीं हो पाई है। वर्तमान नियमों के तहत बात करें तो 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह डाइट मनी दी जाती है। सरकार ने भी इसमें 500 रुपए की वृद्धि कर क्रमशः 2000 और 2500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की थी। हालांकि बढ़ी हुई राशि अब तक लागू नहीं हो सकी है। सरकार ने सत्र 2024-25 से 500 नई खेल नर्सरियां शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद कुल नर्सरियों की संख्या 2000 होनी थी, लेकिन नई नर्सरियां अभी तक जमीनी स्तर पर शुरू नहीं हो पाई हैं। सूत्रों के मुताबिक तीनों घोषणाओं से संबंधित फाइलें खेल विभाग, वित्त विभाग और CMO सहित अन्य विभागों के बीच घूम रही हैं। बजट स्वीकृति में देरी, ट्रेजरी आपत्तियां, बैंक खातों से जुड़ी हुई तकनीकी खामियां और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अड़चन बनी हुई है। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में शनिवार को सुनामी झूला गिर गया। हादसे में पलवल जिले के चांदहट थाने के SHO जगदीश प्रसाद की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों का निजी और बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूरजकुंड थाना पुलिस ने इस मामले में हिमाचल फन फेयर कंपनी के मालिक मोहम्मद शाकिर समेत अन्य पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मोहम्मद शाकिर सिरमौर हिमाचल प्रदेश और नितेश मेरठ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल झूला परिसर को बंद करा दिया गया
बताया है। रविवार को बादशाह खान सिविल अस्पताल में मृतक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शव को यूपी के मथुरा स्थित उनके पैतृक गाँव डेंगर ले गए, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अब शहीद का दर्जा मिलेगा। डीसी अजय सिंघल ने बताया कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। जगदीश प्रसाद मूल रूप से यूपी के मथुरा के गांव डेगर के रहने वाले थे। 1989 में हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती हुए और इसी साल 31 मार्च को उनकी रिटायरमेंट थी। नवंबर 2025 में उनको चांदहट में थाना इंचार्ज बनाया गया था। उनके एक बेटा और 2 बेटी हैं। जिला आयुष समिति पानीपत द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन अप्लाई करवा सकते हैं। आवेदक 12वीं पास तथा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर या एएनएम कोर्स पास होने चाहिए। आवेदक के पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक विषय होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में रुपए नहीं देने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 9 फरवरी रखी गई है। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में चल रहे 41वें राज्य स्तरीय पशुधन मेले में ऊंट की सवारी की। सीएम यहां समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनके साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। मेले में मुख्यमंत्री ने गाय को गुड़ खिलाया। सीएम ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए पशुपालकों के साथ बातचीत भी की। मुख्यमंत्री के सामने ऊंट, गाय, भैंस, झोटे, घोड़े और बकरियों ने रैंप वॉक किया। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए पशुपालकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मेले को ग्रामीण संस्कृति, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का जीवंत प्रमाण बताया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केडीबी मेला ग्राउंड में चल रहे राज्य स्तरीय पशु मेले में 5 बार का चैंपियन रह चुका थारपारकर नस्ल का बुल यानी सांड भी पहुंचा। उसकी मजबूत कदकाठी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पशुपालक लोकेश गुर्जर ने बताया कि थारपारकर नस्ल पाकिस्तान के सिंध और इंडिया के राजस्थान में जैसलमेर में देखने को मिलेगी। इस देसी नस्ल को थारपारकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान के बड़े बड़े टेले आसानी से पार कर लेता है। ये नस्ल रेगिस्तान की गर्मी और सर्दी दोनों को सहन कर लेता है। दावा किया कि भिवानी मेले में इसको खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश की एक पार्टी आई थी, जिन्होंने पहले 13 लाख और फिर बाद में 15 लाख रुपए तक खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया। वहीं पशुपालक लोकेश ने बताया कि वे HLDB हिसार के साथ मिलकर नस्ल सुधार और थारपारकर नस्ल को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। थारपारकर नस्ल खत्म होती जा रही है, जबकि ये एक शानदार नस्ल है। इस नस्ल का बुल और गाय मजबूत कदकाठी और हर कंडीशन में रहने के लायक होता है। रोहतक में कर्मचारियों व सभी संगठनों के मुद्दों को लेकर 12 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए किसान सभा ने कमर कस ली है। अखिल भारतीय किसान सभा ने राज्य स्तरीय मीटिंग करके आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया और हर वर्ग से हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भारत अमेरिकी फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है, जिससे कि किसानों की फसल को नहीं खरीदा जाएगा। अमेरिका के लोगों को भारत में कृषि व्यापार करने की छूट दी गई है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा। इसके लिए निगरानी कमेटी बनाई जाएगी। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ट्रेड एग्रीमेंट का तेल के व्यापार से क्या लेना देना है। अगर रूस से तेल भारत खरीदता है तो अमेरिका अपना टैरिफ फिर बढ़ा देगा। इससे सरकार का किसान विरोधी चेहरा देखने को मिल रहा है। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के कई जिलों में किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज व गिरफ्तारियों की निंदा की। किसान सभा के प्रदेश महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक 24 फरवरी को कुरुक्षेत्र में होने जा रही है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार के खिलाफ देश भर में बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी बनाई जाएगी, जिससे कृषि पर आए संकट को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन का मलेशिया दौरा कर वापस दिल्ली लौट आए हैं। पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर अपना रुख खड़ा किया। उन्होंने कहा, आतंकवाद के बारे में हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है, कोई दोहरा मापदंड नहीं और कोई समझौता नहीं। भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तमिल भाषा की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भारत और मलेशिया को जोड़ता है। मोदी ने ऑडियो विजुअल समझौते
समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज वे ऑडियो विजुअल समझौते के साथ फिल्में और संगीत, खासकर तमिल फिल्में हमारे दिलों को और करीब लाएंगे। पीएम मोदी ने मलेशियाई पीएम को अपना दोस्त बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें भारत मलेशिया सीईओ फोरम के दौरान मलेशिया के 4 प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने भारत और मलेशिया के बीच बढ़ते कारोबारी संबंधों की सराहना की और मलेशियाई कंपनियों में भारत की विकास यात्रा के प्रति गहरी रुचि देखकर प्रसन्नता जताई। भारत और मलेशिया के बीच कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, तो वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी यूपीआई डिजिटल इंटरफेस जैसी व्यवस्थाओं पर भी फोकस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद कुआलालंपुर हवाई अड्डे से रवाना हुए। मलेशिया दौरा पूरा कर वे वापस दिल्ली लौट चुके हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।